साध्वी प्राची ने वक्फ का विरोध करने वालों की तुलना औरंगजेब की औलादों से कर दी है। इतना ही नहीं, कानून का विरोध करने वालों को साध्वी प्राची ने भूमाफिया भी बताया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सियासी संग्राम के बीच बयानवीरों का भी दौर जारी है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध पर जमकर भड़ास निकाली और वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों की तुलना औरंगजेब की औलादों से कर दी। इस कानून से दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो बड़े बड़े भूमाफिया है, और जो औरंगजेब की औलाद है ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। वहीं वक्फ के नाम पर बंगाल में हुई हिंसा पर भी साध्वी प्राची ने खुलकर बात की और हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। पश्चिमी बंगाल को जो जला रहे हैं, एक सोची समझी साजिश ममता की है। ये ममता जलवा रही है हिंदुओं के घरों को। जो कश्मीर के हालात पैदा हुए थे ना, वो ऐसे ही। मैं तो सुनकर के कल मीडिया में दंग रह गई। महिलाएं 2-2 महीने के बच्चे को लेकर के निकल रही और कह रहे वहां के गुंडे, अपना घर खाली करो, अपने आदमियों को अगर बचाना चाहती हो, बच्चों को बचाना चाहती हो। आरोप तो यहाँ तक है कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि गरीब मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में जुटी सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ संशोधन कानून को लेकर संत समाज सरकार के समर्थन में आ गया है और संत समाज की सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि वक्फ बिल में संशोधन सरकार के द्वारा किया गया है, जो कि गरीब मुसलमानों के हित में है। संविधान चलता है और वक्फ बोर्ड का कोई संविधान नहीं है। इनकी अदालत होगी, वही मुकदमा चलेगा और वही फैसला देगी। फिर भारत का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये गया है तो क्यों गया है? ये प्रधानमंत्री मोदी की देन है। बता दें सुप्रीम कोर्ट कि इससे पहले कोई मुकदमा वक्फ बोर्ड का उसके पास आया हो या वक्फ बोर्ड के माफिया उसकी शरण में गए हों? वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट को समझता ही नहीं है। ये तो उसकी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तथ्यों को निकालने की बात की है, लेकिन ये विचारणीय है और इस तरह की बात नहीं रखनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि जो भारत सरकार ने जो बिल को रखा और पेश किया है वो बिल सराहनीय है और ऐसे ही बिल को कोर्ट को भी स्वीकार करके और उसे सदन से न्यायालय से पारित कर देना चाहिए। कि जो भी संपत्ति है उसका सीधा मतलब है कि आप अच्छे कामों में लगाइए, जिससे लोगों का भला हो, एक समुदाय का भला हो, मुस्लिम समुदाय का भला हो, उनकी रक्षा हो। उनके हितों के लिए था वो बोर्ड जब बना था। लेकिन इसके विपरीत कुछ अताताई लोग उसको हड़प करके बैठे थे, तो आज उन्हीं लोगों को कष्ट हो रहा है। बाकी मुसलमान सब प्रसन्न हैं। और एक और विपक्ष जब वक्फ औरंगजेब समेत दूसरे मुद्दों में उलझा है, तब सीएम योगी अभी से 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। विपक्ष के पीडीए प्लान के काट के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में 3S पर काम कर रहे हैं। और वो 3S क्या है ये भी आपको बता दें। संवाद, संपर्क और समन्वय। 2027 की तैयारी में जुटे सीएम योगी लगातार जनता के बीच जा रखे हैं और विकास योजनाओं की सौगात दे रखे हैं। बीते कुछ दिनों में लखनऊ में 32,000 करोड़ की परियोजनाएं और साथ ही हरदोई में 650 करोड़ की 729 परियोजनाएं और साथ ही गौतम बुद्ध नगर में 1467 करोड़ की 97 परियोजनाएं दी हैं। कुल मिलाकर 50,000 करोड़ की योजनाएं दी गई हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2027 में यूपी में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए सीएम योगी अपने स्पेशल प्लान पर तेजी से जुट गए हैं। संवाद, संपर्क और समन्वय के जरिए जिलों में जाकर विकास योजनाओं की सौगात दी जा रही है। जो पिछली सरकारों में रहते थे कि कुछ जिले ही केवल लाभान्वित होते थे, सिर्फ बिजली भी वहीं उन्हीं जिलों को पूरे टाइम मिलती थी। अब 75 के 75 जिले योगी आदित्यनाथ जी के नक्शे पर हैं और हर जिले में विकास हो, सड़क सुविधा हो, हाईवेज जहां निकलने, कोई जिला अछूता ना रह जाए। विपक्ष के पीडीए की काट के लिए सीएम योगी यूपी में सुशासन और विकास के एजेंडे को साध रहे हैं। बीते कुछ दिनों में
लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, लखीमपुर और हरदोई समेत कई जिलों में पहुंचकर खुद सीएम योगी ने जनता को 50,000 करोड़ की विकास योजनाएं दी। विकास को लेके एक लगातार गति बनाए हुए है उत्तर प्रदेश सरकार, और ये काम 2018 से योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हुआ है, चूंकि रेवेन्यू ठीक आ रहा है राज्य में, तो नई योजनाएं भी घोषित हो पा रही हैं। इन विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारकर 2027 के प्लान के साथ ही सीएम योगी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों और उद्योगों को बेहतर बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2027 में होना है, उसमें बीजेपी की राह को आसान करने में जुटे हुए हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जहां बयानबाजियों में उलझा हुआ है, वहीं विकास के एजेंडे के सहारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के पीडीए की काट कर रहे हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। गलतफहमी क्या कुछ नहीं करा दी है। अब गाजियाबाद के हिंदू संगठन की खबर ही ले लीजिए, जिसमें विरोध की अंधी दौड़ में गलतफहमी ने किरकिरी करा दी। दरअसल गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर समझकर हिंदू संगठनों ने कालिक पोत दी। देखिए। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर समझकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर बनाई गई पेंटिंग पर कालिक पोत दी और बहादुर शाह जफर की तस्वीर के सामने औरंगजेब विरोधी नारे लगाए। हिंदू, जैसे आप बता रहे हो हिंदू संगठन है, ये तो जांच का विषय है कौन सा संगठन है। तो हमें जो भी पता चला तो हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे कौन लोग है, उसके बाद जो भी है वो हाईलाइट हो जाएगा। ये है अननोन, अज्ञात के व्यक्ति के खिलाफ कायम किया है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि उसमें दौरान इन्वेस्टिगेशन कितने लोग शामिल पाए जाते हैं, उन सबको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिसे मुगल शासक औरंगजेब की पेंटिंग समझकर उस पर कालिक पोती और नारेबाजी की, वो असल में आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की तस्वीर थी। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर कालिक पोते जाने से पहले की है और दूसरी तस्वीर कालिक पोतने के बाद की है। फिलहाल जब तक हिंदू संगठन समझ पाते कि ये चित्र औरंगजेब का नहीं बल्कि बहादुर शाह जफर का है, तब तक देर हो चुकी थी। उधर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पहुंचते तो कहीं ना कहीं तस्वीरों में आपको बता सकते हैं बिल्कुल ही एक गलत तरीके से यहाँ पर पहुंचा जाता है। लेकिन कहीं देखना होगा कि अब रेलवे इसमें क्या कार्रवाई करता है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के लिए रोहित सिंह। गोरखपुर एम्स में बनेगा पूर्वांचल का सबसे बड़ा रैन बसेरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इसका शिलान्यास कर दिया है। इसका सीधा लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा जो कि इलाज के लिए दूर दराज से आते हैं लेकिन रहने की सुविधा नहीं मिलती। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पूर्वांचल के गरीब और दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को अब रात गुजारने की परेशानी नहीं होगी। सीएम योगी ने गोरखपुर एम्स में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास किया। मुझे प्रसन्नता है कि 2016 में जो बीज एम्स के रूप में गोरखपुर में रोपा गया था, आज वह एक वट वृक्ष बनकर के हजारों पीड़ितों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया जीवन दान देने का केंद्र बन गया है। 500 लोगों की क्षमता वाले इस रैन बसेरे के निर्माण में करीब 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दरअसल गोरखपुर पूर्वी यूपी और सीमा से सटे बिहार और नेपाल के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है।
गोरखपुर एम्स की स्थापना के बाद यहाँ इलाज के लिए रोजाना हजारों की संख्या में मरीज और उनके परिजन आते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के 2014 में जो उन्होंने एक मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का, तो सबके साथ और सबके विकास के भाव के साथ उन्होंने जो बात कही थी आज उसका एक मूर्त रूप स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। फिलहाल गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 14 रैन बसेरे हैं, जिनमें 667 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। इनमें से 13 रैन बसेरों का संचालन नगर निगम करता है, जबकि एक रैन बसेरे का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी करती है। और ये रैन बसेरा न केवल गोरखपुर का बल्कि पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा रैन बसेरा होगा। जो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में अगर आप घर बनाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब कम जमीन पर ही मकान और फ्लैट बनाना संभव होगा, क्योंकि योगी सरकार नई भवन निर्माण नीति में बदलाव करने जा रही है, जिसमें कम जमीन पर अब नहीं होगी नक्शा बनाने की जरूरत। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यूपी में घर बनाने का प्लान बना रहे लोगों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। नए भवन निर्माण नीति के तहत निर्माण से लेकर तमाम तरह के मानकों में काफी हद तक छूट मिलेगी। यूपी में अब मकान और फ्लैट कम जमीन पर बनाना आसान होगा। इसके लिए योगी सरकार एक नीति लेकर आ रही है। ये नई भवन निर्माण नीति है 2025 के तहत। इसको जल्द ही कैबिनेट से पास कराया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस नए बदलाव के तहत अब 1000 वर्ग फीट तक प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी, जबकि 5000 वर्ग फीट तक के आवासीय और 2000 वर्ग फीट के कमर्शियल प्लॉट पर निर्माण के लिए आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही काफी होगा। सरकार लगातार अग्रसर है इस पे कि महानगरों में जिस कदर जमीन घटती जा रही है और आबादी बढ़ती जा रही है, और इसकी एक लंबे समय से डिमांड थी कि कम जमीन में कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ वहां पर बनाना चाहते हैं। लगातार इस तरह अस्पताल और होटल विद्यालय खुल सकते हैं उनमें। विकास एवं भवन निर्माण नीति 2025 का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। जल्द ही इसे सीएम योगी की मंजूरी भी मिल जाएगी, जिसके बाद में इस पर सुझाव मांगे जाएंगे। बहरहाल योगी सरकार के इस फैसले से शहरों में बढ़ते घरों की कीमतों पर लगाम तो लगेगी ही, साथ ही शहरी क्षेत्रों में आबादी का बढ़ता दबाव भी कम होगा। यही नहीं, योगी सरकार की इस नीति के पीछे मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश का बेहतर विकास हो, और उसको लिए जो तमाम मकान और फ्लैट के निर्माण में जो अभी तक एक तय जमीन थी, उपलब्धता अधिक जमीन की हुआ करती थी, अब कम उपलब्धता की जमीन पर भी मकान बनाया जा सकेगा, फ्लैट बनाया जा सकेगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। गूगल को अमेरिका में बड़ा कानूनी झटका लगा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि गूगल ने ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने इसे प्रतिस्पर्धा विरोधी कानून का उल्लंघन माना है। ये मामला अमेरिकी सरकार और 8 राज्यों की तरफ से 2023 में दायर एक मुकदमे से जुड़ा है, और इसमें ये आरोप था कि गूगल ने डिजिटल एड टेक्नोलॉजी में अपना एकाधिकार बनाने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जिससे बाकी कंपनियां प्रतिस्पर्धा के बाहर हो गईं। अमेरिका की कोर्ट ने गूगल को डिजिटल विज्ञापन बाजार में एकाधिकार के लिए दोषी ठहराया है। कोर्ट ने माना है कि गूगल ने पब्लिशर्स को मजबूर किया है कि अगर वो गूगल एड मैनेजर इस्तेमाल करें तो उन्हें गूगल एडेक्स भी लेना ही होगा। इससे गूगल को विज्ञापन की बोली और डिस्प्ले दोनों पर कंट्रोल मिल गया, और इससे बाकी कंपनियां मार्केट से बाहर भी हो गईं। अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले से इंटरनेट पर विज्ञापन की दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो ऑनलाइन विज्ञापन मार्केट में ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा है। इसके अलावा
गूगल ने ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया है और ये पूरा मामला 23 राज्यों से जुड़ा हुआ है। पब्लिशर्स को 2 टूल्स इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया। तो गूगल पर डिजिटल विज्ञापन में दबाव बनाने का भी आरोप है। इसके अलावा अमेरिका की एक अदालत ने ये माना है कि कस्टमर्स को 2 टूल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया है। बड़ा कानूनी झटका अमेरिका में गूगल को मिल रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया को अमेरिका के कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लिया गया। हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया पंजाब में पिछले कुछ महीनों में हुए 14 से ज्यादा बम धमाकों का मास्टरमाइंड रहा है। देखिए। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी संगठन बब्बर खालसा का कमांडर, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा। यह है आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया, जो इस वक्त अमेरिकी एजेंसी की गिरफ्त में है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आईसीई ने इस खूंखार आतंकी को इमिग्रेशन उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आतंकी है जिसने पंजाब को कई बार दहलाया। पंजाब में हुए 14 से ज्यादा धमाकों का मास्टरमाइंड है आतंकी हैप्पी पासिया। एनआईए ने उस पर 5 लाख का इनाम रखा था और उसे भगौड़ा घोषित किया था। हैप्पी पासिया पर पंजाब में 14 आतंकी हमले करवाने का आरोप, बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड अटैक में भूमिका, अमृतसर के मजीठा पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले का आरोप, हैप्पी पर यूट्यूबर के घर पर ग्रेनेड हमले का आरोप। आईएसआई के इशारों पर नाचने वाला पासिया पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से लगातार संपर्क में था। चंडीगढ़ और जालंधर जैसे संवेदनशील शहरों को दहलाने की प्लानिंग इसी ने की। ग्रेनेड और आईईडी से हमले करा के दहशत का नया नक्शा खींचा गया। हैप्पी पासिया का नेटवर्क सिर्फ धमाकों तक सीमित नहीं था। वह स्कूली छात्रों को बहकाकर हथियार देकर डकैती में इस्तेमाल करता था। पुलिस ने उसके 3 साथी लवप्रीत, करणदीप और बूटा सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से AK-47 जैसे हथियार भी बरामद हुए हैं। पासिया का नेटवर्क लोकल युवाओं को बहला फुसलाकर आतंकी हमलों में इस्तेमाल करना था। हथियार पाकिस्तान से मंगवाए जाते थे और उसके जरिए पंजाब में धमाके करवाए जाते थे। 2023 में चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में ग्रेनेड से हमला हुआ था और जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई थी। 2 मोटरसाइकिल सवार युवक ग्रेनेड फेंक कर फरार हो गए थे। बाद में जांच में पाया गया कि इस हमले की साजिश हैप्पी पासिया ने रची थी। अब हैप्पी पासिया के पकड़े जाने से इन सभी मामलों की परतें खुलेंगी। यूएस एजेंसियों ने पासिया को इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन में गिरफ्तार किया है। अब भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की तैयारी में जुटी है। जल्द ही उसे भारत लाया जाएगा, जहां दर्जनों केसों में पूछताछ और ट्रायल होना बाकी है। हैप्पी पासिया का पकड़ा जाना भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि सुरक्षा एजेंसियां पासिया के जरिए बब्बर खालसा का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करें और पाकिस्तान आईएसआई के चेहरे को बेनकाब किया जा सके। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।